ऐसी बहुत कंपनीज है जिनका नाम ही नहीं सुना आपने और वो साल का हज़ार हज़ार करोड़ प्रॉफिट कर रही है, जो आई थिंक अभी तक जोमेटो और ये सब सोच भी नहीं सकते। मेरे हाथ में डिग्री थी और कुछ पैसे थे जो कमाए हुए थे फर्स्ट बिजनेस से। अगर कोई दो फाउंडर्स आइलैंड पे आपके साथ स्टक हो जाएं, वो दो फाउंडर आप कौन चाहोगे? अगर आप फाउंडर ना होते तो क्या होते? बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं अराउंड स्टार्टअप्स, अराउंड फेलियर्स, अराउंड योर जर्नी ऑफ 8,000 रुपीज टू 100 करोड़ बिल्डिंग अमेजिंग IT कंपनी एंड नाउ बीइंग ए पार्ट ऑफ क्रिकपे, अश्नीर ग्रोवर सर के साथ जो आपने अपनी जर्नी शुरू की, सब कुछ पूछने वाले हैं। बट ये करने से पहले एक आपको प्लेज लेनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। यू एग्री? डेफिनेटली आई एग्री। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ना ये समझना है कि हु इज़ असीम, हु आर यू एज अ पर्सन, आप कहाँ से आते हो, पले बड़े कहाँ हुए? सो यार, आई कम फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली। एक बहुत एस्पिरेशनल इंसान था मैं स्टार्टिंग से कि मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में। और आई थिंक लाइक एनी अदर मिडिल क्लास पर्सन अक्रॉस दिस नेशन जो ये सोचता है यार कि मुझे थोड़ा सा वो मिडिल क्लास वाला जो टैग है वो हटाना है और कुछ बड़ा करना है लाइफ में। बस वो एक एम्बिशन थी शुरू से, और उस बर्निंग डिज़ायर के लिए आई वॉज वर्किंग। आई थिंक मैंने कॉलेज में ही स्टार्ट कर दिया था काम करना। मेरा गोल क्लियर था कि मुझे क्या करना है, मुझे जॉब नहीं लेनी है। तो मैंने कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी तो मैं सोचता था कि कैसे बिज़नेस किया जा सकता है। तो मेरी जर्नी उस टाइम ही स्टार्ट हो गई थी। तो इन नटशेल मिडिल क्लास पर्सन विद बिग ड्रीम्स, बॉर्न एंड ब्रॉट अप चंडीगढ़? इन चंडीगढ़। अच्छा, कॉलेज कहाँ पे था आपका? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी। वहाँ पे आपने कैसे सोचा था कि मुझे खुद का करना है? मतलब आर योर फैमिली कोई बिजनेस बैकग्राउंड में है या सर्विस बैकग्राउंड में है? सर्विस बैकग्राउंड से थे, बट आई थिंक सोचने के लिए मतलब फैंटेसी जीने के लिए आपको किसी उसकी ज़रूरत नहीं होती। हाँ। यू कैन ऑलवेज ड्रीम एंड थिंक कि आप क्या करना चाहते हो या क्या कर सकते हो। तो सपने देखने में तो कोई पैसे नहीं लगते। बट सबसे पहला सपना क्या था? मतलब जब आप सोचते हो बहुत सारे आइडियाज आते हैं और बचपन में तो हमारे साथ यही होता है यार, कुछ भी बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, राइट? सबसे पहला कुछ काम याद है कि क्या आपने स्टार्ट किया था उस टाइम पे? मैंने जो फर्स्ट एक काम स्टार्ट किया था, आई थिंक वो कॉलेज में मैंने जब सपना लेना स्टार्ट किया था कि मैंने करना है, तो मैं सपने को बहुत सोचने लग गया था उस एंगल से कि ये सपना रियल कैसे हो सकता है। कि अब ठीक है, सपनों में जी लिए, अब इसको ब्रेक डाउन करके रियलिटी में हम कैसे कुछ फॉर्मुलेट कहाँ से कर सकते हैं, कौन सा फर्स्ट बेबी स्टेप होगा। हाँ। क्योंकि सपने लेने से तो कुछ एट द एंड ऑफ द डे होने वाला नहीं था, कुछ तो एक्शन लेना था। बट मेरे पास जो इकोसिस्टम था, मेरे पास जितनी भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो मैं उस पर सोचने लग गया यार क्या हो सकता है उस लिमिटेड रिसोर्सेज में। अब बिजनेस तो यार जो चाय की टपरी वाला है वो भी कहीं ना कहीं वो अपना बिजनेस कर रहा है। हाँ। तो मैं अपने आसपास देखने लग गया था कि यार स्मॉल इन्वेस्टमेंट से क्या क्या किया जा सकता है। तो आई थिंक एक आप फॉर एग्जांपल अगर आप सोचो कि मैंने रेड कार लेनी है, रेड फॉर एग्जांपल स्विफ्ट लेनी है, तो आपको सड़क पे स्विफ्ट ही दिखने लग जाएंगी, राइट? आपने कभी नोटिस किया ये? करेक्ट, ये होता है, बहुत होता है। होता है। या आपने कोई और क्रेटा इस लेनी है, फिनोमेना का नाम भी है कुछ, मुझे याद इसका नहीं आ नाम रहा। भी है। देयर इज अ नेम फॉर इट। हाँ, तो आपको वो देखने लग जाएगी। तब जब मैं ऐसे अपनी फैंटेसी को थोड़ा ज़ीरो डाउन करना स्टार्ट किया यार कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब मैं इसके बारे में रियलिस्टिकली अपने आसपास एग्जांपल वो देखना जब मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे दिखने लगे यार कि ये चाय की टपरी भी एक बिज़नेस है। जो सड़क पे बाल काट रहा है वो भी एक बिज़नेस है। वो किसी के अंडर काम तो नहीं कर रहा, बट एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है। उसके बाद आप उसको कैसे ग्रो करते हो, दैट इज़ ऑब्वियसली सेकेंड स्टेप। बट आपको एक एंट्री समझ में आने लग जाती है जब आप बेसिकली उस पर फोकस करने लग जाते हो कि कैसे स्टार्ट किया जाए। मतलब हर जगह जहाँ भी आप जाते थे आपको बिजनेस दिखता था, हर चीज़ में? हर चीज़ में बिजनेस दिखता था। ओके। चाहे मैं एक छोटा QSR रेस्टोरेंट देखता था कि कुछ पिज़्ज़ा या कोई बर्गर शॉप या ऐसा कुछ स्टार्ट किया जाए, बट तब कैपिटल उसके लिए भी 5-7 लाख तो मिनिमम चाहिए आपको एक QSR स्टार्ट करने के लिए। करेक्ट। तो मेरे पास उतना कैपिटल भी नहीं था। तो बट क्या एनीवेयर एंड एवरीवेयर आई वाज लुकिंग कि क्या किया जा सकता है एक स्मॉल कैपिटल से। वो ऑब्जर्व करने लगे, वो ऑब्जर्वेशन डे बाय डे काफ़ी स्ट्रांग होती गई। एंड जब कुछ लगा कि ये किया जा सकता है, देन आई स्टार्टेड, मतलब आई टुक द स्टेप
Code Brew was the first company you started or something else? Code Brew was apparently fourth or fifth venture. अच्छा, तो पहला वेंचर क्या था फिर? पहला वेंचर यार मेरा फूड में था. इट वाज अ स्मॉल स्ट्रीट फूड कियोस्क. अच्छा, आई थिंक आज की डेट में बहुत सेलिब्रेट हो रहे हैं ये यू नो चाय वाला, ठेके वाला, something ये on those वाला lines, yeah. एंड पानीपुरी वाला. पानीपुरी वाली. बट मैंने आई थिंक अगर इस चीज़ में अगर हम 10-12 साल पहले जाएं तो आई वाज द फर्स्ट वन टू अच्छा. स्टार्ट एनी कियोस्क बिजनेस. तो मैंने क्या क्या था वो? बेसिकली बर्गर्स एंड हॉट डॉग्स का कियोस्क था. तो वो आई स्टार्टेड विद 8,000 रुपीज़. ओके. तो एक छोटा सा कियोस्क डाला, अच्छी सी ब्रांडिंग की और मतलब यूएसपी ये रखा यार कि तुम जो स्ट्रीट फूड खाते हो, जिस प्राइस पॉइंट पे खाते हो, ये हेल्दी और हाइजीनिक ऑल्टरनेटिव है. ओके. तो ये मेरा यूएसपी था और टू बी ऑनेस्ट काफ़ी पिक किया वो. विद इन 6 months ऑफ द बिजनेस मेरे एक कार्ड से 5-6 कार्ड्स हो गए. फ्रॉम 8,000 रुपीज़ वो उसी के प्रॉफिट से ग्रो करता गया. एंड बट अगेन क्योस वो था तो उसमें बेसिकली बहुत हैसल थी. आपको कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले, पुलिस, ये सब. बट देन आई वाज एक्चुअली स्टडिंग कंप्यूटर साइंस. तो मुझे लगा यार कि कंप्यूटर और टेक में कितना कुछ हो रहा है, तो मुझे कुछ उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए. अदरवाइज मैं कुछ वो भी प्लान कर सकता, एक शॉप भी ले सकता था. बट मेरे को फिर वो दिख गया कि टेक में ज़्यादा बड़ा कुछ बन सकता है. तो आप एग्जिट ले लिया आपने? लॉस था, प्रॉफिट था? प्रॉफिट था. अच्छा. जो मेरे वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, वो एक काफ़ी मतलब पुअर बैकग्राउंड से आते थे. मैंने उन सबको डोनेट ही कर दिया था, आप ही चला दो. अरे वाह. एंड आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट जर्नी. फिर उसके बाद आगे व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप यार मैं टेक में काफ़ी चीज़ें इवैल्यूएट करने लगा. अब था टेक मेरे हाथ में डिग्री थी और कुछ पैसे थे जो कमाए हुए थे फर्स्ट बिजनेस से. तो अब मेरा सेकंड वो था कि वहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई कि टेक और इतने पैसों में क्या हो सकता है. तो उसमें बेसिकली काफ़ी चीज़ें सोची. एक दो बिज़नेस ट्राई करने की भी कोशिश की. लाइक ई कॉम उस टाइम पे बहुत चल रहा था, तो एक ई कॉम वेबसाइट डाली. बट उस टाइम पे वो स्केल नहीं हुई क्योंकि फंडिंग का बड़ा इशू था. तो फिर मुझे कुछ लगा यार कि अब क्या किया जाएगा, ये फंडिंग वाले सिस्टम में ब्लॉकर आ रहा है. देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि कुछ ऐसा बिजनेस किया जाए टेक में ही जिससे फंड्स जनरेट हो सके एंड देन यू कैन पुल बैक दैट मनी इनटू योर प्रोडक्ट. तो ये थॉट था कोड ब्रू स्टार्ट करने के लिए. देन आई स्टार्टेड कोड ब्रू. तो वो ही अपने आप में बहुत स्केलेबल बिजनेस बन गया. वी स्केल्ड, आई मीन क्विकली. इन द फर्स्ट 3 years 100 एम्प्लॉयज़ हो गए. अच्छा, 3 साल में? 3 साल में 100 एम्प्लॉयज़ हो गए. एंड अब तो वी हैव ऑफिसेज अक्रॉस द ग्लोब, यूएस, दुबई, मैक्सिको, कनाडा. तो हाँ, मतलब वो खुद में इतना स्केल हो गया था, वो कभी नहीं सोचा था कि बिजनेस, अब ये बिजनेस स्टार्ट किया था किसी और बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए. बट ये खुद ही स्केल हो गया. इसमें ना आपने बीच में एक बात बोली, डिग्री थी मेरे पास. Do you think degree is important for someone to start a business or even have a successful career? When I say डिग्री कहने का मतलब एक टेक का एक्सपीरियंस था, बैकग्राउंड था मेरा. मैं समझ पाता था. एक जब आप कॉलेज आते हो, जब आपको थोड़ा सा C++ ये लैंग्वेजेस सिखाते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट ऑन द सरफेस लेवल आपको समझ आने लग जाता है यार एक सॉफ्टवेयर कैसे चलता है. करेक्ट. राइट. और उसके बाद आप जब आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, वेबसाइट्स चल रही हैं ई कॉम और वो इतना पैसा बना रही हैं, तो आपको ये तो पता ही है ना कि यार ये वेबसाइट डालनी कितनी मुश्किल है. ये तो मतलब मेरी ही उसका है. करेक्ट. अगर मुझे खुद कोड करना नहीं भी आता था, बट मुझे पता था ये कैसे किया जा सकता है. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग कर्व ना होता. तो मेरे लिए एक मतलब एंट्री लेवल काफ़ी ईजी था. राइट. उसमें तो मेरे लिए डिग्री का कहने का मतलब मेरा वो बैकग्राउंड था. वो 4 साल मैंने नहाना करते धक्के से पढ़ाई कर ली थी उसकी क्योंकि डिग्री तो पढ़नी थी. मतलब बट वर यू अ ब्राइट स्टूडेंट व्हेन यू वर स्टडीइंग? नॉट एग्जैक्टली. आई वाज नॉट ब्रिलियंट, आई वाज नॉट एवरेज. एक गुड स्टूडेंट यू कैन से. आई मीन ठीक स्कोर आ जाता था. बट वो लास्ट दिन की दो सब इंजीनियर्स का वही वाला हाल था. फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी. वो तो मतलब एग्जाम भी देने नहीं जाता था, तो काफ़ी वो सप्ली इकट्ठी हो गई थी. लगी थी सप्ली? हाँ, 2-3 लगी थी. बट वो एग्जाम्स नहीं देने गया था मैं फर्स्ट ईयर वॉज कम्प्लीटली एक्सप्लोरेशन के करना क्या है. अच्छा. फिर जब सेकेंड ईयर में मुझे
मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तब आप ओवरऑल लाइफ आपकी, जब आपको एक मिशन मिल जाता है तो सब एवरीथिंग फॉल इन प्लेस, फिर आप सब कुछ फिगर आउट करना स्टार्ट कर देते हो, सब बैलेंस भी हो जाता है. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. बट यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने बोला कि मैं ऑलरेडी लुक आउट कर रहा था कि मुझे कुछ करना है बड़ा, राइट? अब उस टाइम पे बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, पुणे और हैदराबाद तो अब ज़्यादा हैं, प्रॉमिसिंग हुए हैं, बट बैंगलोर एंड लाइक दिल्ली वर टू ऑफ द मोस्ट नोन टेक कल्चर हब बोल लो जिसको. अभी आपने सब कुछ चंडीगढ़ में किया. आपको उस टाइम पे ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मेरे को तो बैंगलोर जाना है, वहाँ पे जाके बड़ा करना है, क्योंकि वहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो शायद चंडीगढ़ में ना मिले? ऐसा फील हुआ कभी? यार वो भी एक कंस्ट्रेंट का पार्ट था ना. अगर मैं बैंगलोर जाता तो उस टाइम पे ही पीजी, खाने पीने का खर्चा सब मिला के 25-30 हज़ार हो जाता. उसको करने के लिए फिर मेरे को जॉब करनी पड़ती. अगर मेरे को जॉब करनी पड़ती तो मैं उस रेस में फंस साइकिल में ही जाता. चले जाते वापस. हाँ, तो इसलिए कि मेरे कोई खर्चे ना हो तो मुझे वो अपने होम टाउन में रहना बहुत ज़रूरी था. कि खाना पीना और रहना तो सॉर्टेड है, उस पर 2-4 हज़ार जो पॉकेट मनी है उससे अपना चल जाता था. तो रेस्ट यही फिगर आउट करना था कि करना क्या है. तो कोई प्रेशर नहीं था इस चीज़ का, कोई पैसों का. एटलीस्ट अगर मैं बाहर होता दिल्ली या बैंगलोर तो डेफिनेटली एक प्रेशर होता और वो घर वाले 2-3 महीने के बाद सपोर्ट ना कर पाते. बट आईटी सर्विस कंपनी में ना एक सबसे बड़ा एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है. एडवांटेज बोल लो कि यार इट्स अ लो एंट्री बैरियर बिजनेस, मतलब एनीबडी विद लैपटॉप कैन एंटर. जैसे आपने बोला यार मेरे खर्चे नहीं थे, मतलब मैं लैपटॉप वगैरह और इंटरनेट चाहिए, आई कैन स्टार्ट. बट वही एक आपका डिसएडवांटेज भी बन जाता है नाउ, बिकॉज सब कोई कर सकता है तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है, राइट? इस टाइप का चैलेंज फील हुआ जब व्हेन यू वर स्टार्टिंग? आपने कैसे लोगों को कैसे लेके आए, क्लाइंट्स बनाया उनको उस टाइम पे? देखो ऑब्वियसली एंट्री बैरियर इतना बड़ा नहीं था ऑब्वियसली, बट ओवर द इयर्स फिर हमें वो जब रियलाइज हो ही गया कि कोई भी आ सकता है, देन वी वेंचर्ड इनटू प्रोडक्ट. वी लॉन्च लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. अच्छा. And we went into SaaS, so software as a service, and we grew that particular vertical. तो फिर वो सर्विसेज तो फर्स्ट 2-3 साल 4 साल मैक्सिमम हमने किया, उसके बाद तो वैसे ही हमने पिवट कर लिया था. अच्छा. हाँ, तब आप because प्रोडक्ट्स of में the- चले हाँ, गए थे? फिर हम प्रोडक्ट्स में चले गए थे. अभी आप प्रोडक्ट करते हो या अब सर्विस? बिल्कुल प्रोडक्ट, प्योर प्ले प्रोडक्ट. हाँ. अब हम उस प्राइस पॉइंट पे अपने प्रोडक्ट्स देते हैं जो एक सर्विसेज में कोई भी लैपटॉप खोल के उतना प्रोडक्ट उतने प्राइस पॉइंट पे नहीं दे सकता. बट ये प्रोडक्ट आप किसी के लिए वाइट लेबल बनाते हो, बिकॉज वो तो फिर सर्विस हो गई, या प्रोडक्ट खुद के हैं? सर्विस. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सो आपके खुद के नाम से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल करते हो एज अ सब्सक्रिप्शन. या क्या है वो प्रोडक्ट्स? कोई 2-3 का एग्जांपल. जैसे लॉजिस्टिक्स में हमारा एक प्रोडक्ट है, एंड ई कॉम में शॉपिफाई जैसा हमारा एक प्रोडक्ट है अच्छा. D2C के लिए. ओके. सो देर आर फ्यू प्रोडक्ट्स. मार्केटिंग के लिए टूल्स हैं, एंड नाउ AI बेस्ड वेबसाइट बिल्डर्स हैं. तो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच वी हैव बिल्ड इन द लास्ट 5 years or 6 years. ओके. या यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हाउ डू यू फिगर आउट विच प्रोडक्ट टू बिल्ड? यार वो कैसे आपको- फिगर आउट करते हो? कैसे फिगर आउट करते हैं? आई थिंक आप बेसिकली हमने कैसे फिगर आउट किया ये तो मैं ये बता सकता हूँ. जैसे हमने सर्विसेज स्टार्ट की, हमने ये देखा कि हमें किसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है, किस चीज़ की. तो जो डिमांड का पैटर्न हमने एनालाइज करके उस पर प्रोडक्ट बना दिया. जैसे कोई एग्जांपल? जैसे हमें ई कॉम की बहुत डिमांड आती थी, अच्छा. तो हमने देखा यार ई कॉम सबको चाहिए. एंड और मार्केट में जब ई कॉम अगर आप स्क्रैच से बनाने में जाओ तो 5-7 लाख 10 लाख इतने में आपको पड़ता है, राइट? बट अगर आप इसका एक प्रोडक्ट बना दो तो वही आप $100 या 5,000-6,000 रुपये पर मंथ चार्ज करके आप मासेस को दे सकते हो. करेक्ट. तो यही आइडिया था कि उसके प्राइस पॉइंट को नीचे लेके जाएं, स्टैंडर्डाइज करें एंड स्केल पे ऑपरेट करें. ओके. Yeah. हायरिंग की प्रॉब्लम आती है चंडीगढ़ में? यार इनिशियल ईयर्स में तो काफ़ी प्रॉब्लम आई, बट आफ्टर अ वाइल जब थोड़ा सा ब्रांड नेम एस्टैब्लिश हो गया तो एटलीस्ट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, तो आई थिंक इट वाज रिलेटिवली इजी. बट इनिशियली काफ़ी टफ हुआ, तो वी हैड टू रिलाई ऑन ट्रेनिंग इंटर्न्स. तो उस मॉडल पे हमने काफ़ी फोकस किया. बट अगेन आई मीन आवर मॉडल वाज टू get a lot of experienced people or skillful people in our team
एंड हमारा बर्न बहुत ज़्यादा होता था, एज इन हमारे मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स वेंट इनटू बिल्डिंग टीम ओनली। ओके। तो हमने वहाँ पे बहुत इन्वेस्ट किया। बट चैलेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आईटी सर्विस कंपनी रन करना ज़्यादा आसान लगा आपको या प्रोडक्ट कंपनी ज़्यादा आसान लगा? यार बिजनेसेस तो सारी डिफ़िकल्ट हैं। आसान मुश्किल तो बहुत ही रिलेटिव है, बट आई थिंक दोनों के अपने चैलेंजेस हैं और दोनों बिजनेसेस बिल्कुल डिफरेंट हैं। करेक्ट। अब ये B2B स्पेस में, अभी मैं जो कर रहा हूँ वो B2C स्पेस में है। सबके फंडामेंटल्स आई थिंक बिजनेस के सेम ही है, चाहे आप जो मर्जी करो, राइट। अब सर्विस कंपनीज भी हैं, अब जैसे हम कहते हैं कि सर्विस कंपनी का एंट्री बैरियर जो भी है, पर देयर आर सर्विस कंपनीज जो बहुत बड़ा प्रॉफिट कर रही हैं, जो आज तक प्रोडक्ट कंपनीज सोच भी नहीं पा रही। करेक्ट। और ये तो आप इन्फोसिस TCS को तो जानते ही हो कि $1 बिलियन तो वो प्रॉफिट ही कर देती हैं, बिल्कुल। है ना। बट ऐसी बहुत कंपनीज हैं जिनका नाम ही नहीं सुना आपने। करेक्ट। और वो साल का हज़ार करोड़ प्रॉफिट कर रही हैं, जो आई थिंक अभी तक जोमेटो और ये सब सोच भी नहीं सकते। तो ऐसी भी बहुत कंपनीज हैं। तो आई थिंक बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जिसने सर्विस कंपनी स्टार्ट की है। तो आई मीन व्हेन आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, सर्विस वर्सेस प्रोडक्ट, तो आई से आई मीन यू कांट से प्रोडक्ट बिजनेस एनी बेटर देन सर्विस बिजनेस, बिकॉज सर्विस बिजनेस को भी अगर आप स्केल करो, राइट, तो भी बहुत अच्छा स्केल होता है। एंड ऑल दीज बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स या डिलॉयट भी, इनका मेजर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम सर्विसेज, एंड इंडिया इज अ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। So I think services as a company, I mean, you are poised to grow only, मतलब अभी for the next decade। तो ऐसा कुछ नहीं, आई थिंक प्रोडक्ट करो या सर्विस करो या आप एक रेस्टोरेंट लगाओ, कुछ भी करो, तो आई थिंक बिजनेस के चैलेंजेस मोर और लेस सब में सेम ही होते हैं। आपने ना इंटरेस्टिंग बात बीच में ये बोली थी कि यार इन्फोसिस, ये कंपनीज बिलियन डॉलर तो इनका प्रॉफिट ही है, राइट। वाई इज देयर नो प्रोडक्ट कंपनी डूइंग सच अ मैसिव प्रॉफिट इन इंडिया? या बोल लो दूसरे तरीके से बोलूँ, वाई इज देयर इज नो फेसबुक और लिंक्डइन कमिंग आउट ऑफ इंडिया? क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं अभी तक हम वहाँ पहुँच पा रहे? कोई कल्चरल रीज़न है उसके पीछे, फाइनेंशियल रीज़न है? आपका क्या सोच है उस पर? यार आई थिंक मेरी डेफिनेट अभी तक तो कोई सोच नहीं है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल रफली अगर जोमेटो लेवल की मैंने कोई कंपनी बिल्ड की होती, तब मैं सोचता कि इंडिया से 100 बिलियन की कंपनी क्यों नहीं निकली। तो मतलब आई थिंक मेरी खुद की औकात नहीं है ये सोचने की इंडियंस क्यों नहीं कर पाए या वो क्यों कर रहे हैं। तो अभी तो मैं उस थॉट में खुद ही नहीं सोचता यार कि इंडिया से क्यों नहीं निकली। निकल जाएगी जब निकलनी होगी। बट अगर आप इफ़ यू आस्क मी, आई मीन इफ़ आई थिंक अलाउड कि क्यों नहीं निकली, बस इंडिया में इतना फंडामेंटल एक्सपेरिमेंटेशन का रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा कम है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी। वहाँ पे लोग ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, राइट। एंड एडॉप्शन थोड़ा सा ईजियर है इन द वेस्ट। इंडिया में थोड़ा टाइम लगता है, आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, कैटेगरी क्रिएट करना पड़ता है, लॉसेस में जाना पड़ता है। तो वो एक मेजर डिफरेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में एक बिल्कुल न्यू चीज़ बनाना, बट इट विल हैपन। अब आई थिंक इंडिया की जैसे परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है, अब सारे स्टार्टअप्स का अब एम ये है कि प्रॉफिटेबल जाना है, राइट। फंड्स भी अब प्रॉफिटेबल वेंचर्स को ही बैक कर रहे हैं। तो विल सी अ टाइम जब इंडिया से भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस निकलेंगे, बिकॉज इंडिया में भी उन प्लेटफॉर्म्स की अडॉप्शन होगी एंड विच कैन गो ग्लोबल। बिकॉज बाहर जितने भी अच्छी कंपनीज हैं, फेसबुक बोल लो, लिंक्डइन बोल लो, गूगल बोल लो, वटेवर, अमेजोन बोल लो, आउटसाइड इंडियंस ही हैं घूम फिर के जो वहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं। बट सम हाउ दोज पीपल आर स्टिल नॉट एबल टू बिल्ड इन इंडिया, मे बी बिकॉज जैसा आप बोल रहे हो कि यहाँ पे ईज ऑफ अडॉप्शन थोड़ा सा अब जाके ईजी होने लग गया है। पीपल, यूथ, जेनजी, दे आर नाउ मोर ईगर टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स, जो कि पहले नहीं होता था। पहले वी वर मोर अबाउट सर्वाइवल, देन हम लोग उस एरिया पे पहुंचे जहाँ पे हम कंफर्ट पे आ गए। नाउ वी आर गेटिंग इनटू द लग्जरी काइंड ऑफ मोड कि अब हम बहुत इजीली हर चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन एग्जैक्टली कि ये हो नहीं पाया है, अब होगा शायद 5-10 साल में। बट सबसे बड़ा एक जो चैलेंज आपने भी सुना होगा और आपके साथ भी होता होगा, आई एम श्योर, मून लाइटिंग, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन इन दीज डेज। इन टेक की बात करें, स्विगी में भी इनफैक्ट अभी उन्होंने रिसेंटली किया था कि आप मून लाइटिंग कर सकते हो।
आपके केस में क्या रहता है, आपको फेस होता है मून लाइटिंग का प्रॉब्लम? आई थिंक सब बिजनेस ओनर्स को होता होगा। बट आपने खुद से कुछ अपनी कंपनी में देखा ऐसे होते हुए? हाँ हाँ, डेफिनेटली। क्या करते हो फिर आप? क्या करते हैं? आई थिंक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या करते हैं। आई थिंक मतलब आई डोंट सपोर्ट मून लाइटिंग, राइट। आप एक कंपनी से सैलरी ले रहे हो, राइट। वो आपको कंपनी बेसिकली दो टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं। एक है कि यार बेसिकली जो कि सिर्फ 5% एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपना काम जितनी वो सैलरी लेते हैं उतने का काम डिलीवर कर देते हैं। आई थिंक उससे बियॉन्ड कर देते हैं। उसके बाद वो कुछ भी करें फ़र्क नहीं पड़ता। वो 90% उनकी लीड फॉलो करते हैं कि वो अप यू आर पेड फॉर 8 आवर्स या काम के लिए। वो काम तो आप पूरा करते नहीं हो, एंड देन आप वो वाला फैक्टर को पकड़ते हो यार कि वाई इट इज़ रॉन्ग टू वर्क समवेयर एल्स, राइट। और आप टिपिकली होता है कि मैं ऑफिस के बाद काम कर रहा हूँ, बट ये ऐसे कोई आप लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। करेक्ट। ऐसे बहुत चांसेस होते हैं यार, आप वो साथ में ही काम कर रहे होते हैं। कोविड के टाइम ऐसे ऐसे केसेस थे, लोगों ने 3-3 जॉब्स ली हुई थी और मल्टीपल सिस्टम्स लगाए हुए थे। तो सब I में think लॉग इन this करके is- बैठे हाँ, होते थे। और ऐसे केस और पीछे कुछ कंपनीज ने कंप्लेंट की हैं, FIR भी हुई हैं। तो आई डोंट थिंक इट इज़ एथिकल। अगर आपको करना है बेसिकली, आपको ऐसे मून लाइटिंग करनी है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप भी कर लो, जॉब छोड़ के कंसल्टेंट बन जाओ। बिल्कुल। तो एटलीस्ट टेक अ कॉल, आपने ये करना है तो खुल के करो। छुप छुप के क्यों कर रहे हो? चौड़े होके करो एकदम। चौड़े चौड़े अच्छे से चौड़े होके करो। आप ये जो मून लाइटिंग करते हैं, क्या ये सामने आके बोल सकते हैं कि HR को कि मैं मून लाइटिंग कर रहा हूँ? ये तो हम ढूंढते हैं, राइट, कि यार ये कर रहा है या वो कर रहा है। अगर ये इतना ही सही है तो आगे आओ यार, कि ओपन में करो फिर। ओपन में करो। करेक्ट करेक्ट। तो आई डोंट सपोर्ट इट एट ऑल। ओके, मून लाइटिंग इन सब की तो बहुत बातें होगी। मुझे अब ना थोड़ा सा ये समझना है, आप स्टार्टअप्स की मेंटरिंग भी बहुत करते हो, यू इन्वेस्ट इन फ्यू कंपनीज आल्सो आई थिंक। कर भी रहे हो इन्वेस्ट अभी, या पहले करते थे? अभी क्या सिचुएशन है? चलता रहता है। चलता रहता थोड़ा थोड़ा। तो जब आप इवैल्यूएट करते हो यार ये स्टार्टअप बहुत बढ़िया है, क्या फिगर आउट करते हो यार ये स्टार्टअप में पैसे डालने हैं? कुछ स्पेसिफिक एरियाज है ना लगाते हो, या प्रॉब्लम ढूंढते हो, क्या होता है वो? यार सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर होता है कि बंदा कितना तो फाड़ू है, उसने क्या किया हुआ है, ये क्या कर सकता है, उसका पोटेंशियल है। सेकंड, आइडिया, किस आइडिया या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसकी टाइमिंग क्या है आज की डेट में मार्केट में, और उसका टैम कितना है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है। आई थिंक ये 2-3 फैक्टर्स देख के ही आई टेक अ कॉल। एंटरप्रेन्योर तोड़ू की क्या डेफिनेशन है आपके नज़रिए में? यार बेसिकली कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बड़ी गट फीलिंग ड्रिवन है, राइट। क्योंकि आप कितनी इंटरेक्शन कर लोगे, राइट। करेक्ट। वो एक आपको बेसिकली एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, वो एक ऑनेस्टी दिखनी चाहिए, और एक पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा समझ आना चाहिए यार कि उसने कंसिस्टेंटली कुछ किया है, राइट। लाइफ में कुछ भी किया है और वो उसमें काफ़ी उसने जोर लगाया। और ऐसे 2-4 चीज़ें एनालाइज करके यू गेट टू नो कि ये बंदा कर सकता है या नहीं कर सकता। मतलब आप दो टाइप के लोग होते हैं, जो सोचते हैं और करते हैं। मतलब आपको ये फिगर आउट करना होता है। और उसमें जो करते हैं उसमें भी 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कुछ भी कर रहे होते हैं, और एक होते हैं बहुत फोकस कर रहे होते हैं। तो वो फिल्टर आपको बेसिकली बनाना होता है कि यार कि ये सोचने वाला है या करने वाला है। अगर करने वाला है तो कुछ भी करने वाला है, या बहुत फोकस होकर कुछ करने वाला है। तो ये डेफिनेशन आई थिंक फॉर एंटरप्रेन्योर की। अभी वीक में कितना टाइम स्पेंड कर लेते हो अंदाज़ा इवैल्यूएशन करने के लिए, या ऐसा बस पैसिव तरीके से चलता है? यार पैसिव, हाँ, इन अ वे पैसिव ही चलता है। इसको एक्टिवली नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट जॉब या फुल टाइम जॉब जो मैं एक्टिवली करूँगा। आपको इंटरेस्ट आते रहते हैं, आपको कुछ इनबाउंड आया, आपने देखा, आपको कुछ चमका, आपने कॉल सेट कर ली, फिर आपको और अच्छा लगा, फिर आपने मीटिंग कर ली, फिर और फाइनेंशियल्स देख लिए। तो ऐसे कुछ, या किसी ने इन्वेस्ट कर लिया, किसी ने रेफर कर दिया, यार ये बहुत अच्छा स्टार्टअप है, आप इससे एक बार मिल लो। तो ऐसे यू गेट टू नो अ स्टार्टअप एंड यू इन्वेस्ट इन इट। हाउ मेनी सिंस यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, कितनी कंपनीज में कर लिया होगा अभी तक? याद भी है? पोर्टफोलियो नहीं है, मतलब रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो आप 20-25 मान के चलो। 20-25। अच्छा, और किस लेवल पे आप एंट्री करते हो नॉर्मली स्टार्टअप्स में व्हेन यू इन्वेस्ट? बहुत एंजल आई मीन सीड लेवल पे। अच्छा, सीड सीड लेवल पे फेल हुए उनमें से कोई?
हाँ डेफिनेटली अभी बेसिकली इट इज़ वेरी इन अ वेरी नेसेंट स्टेज जितनी मेरे को बहुत टाइम नहीं हुआ तो बेसिकली आप लगा लो 25% और इवन लेस अभी उस पर फेलियर रेट पे मतलब उसमें से अगर 20 में से 2-4 भी बहुत बड़ी बन जाए तो पूरा पोर्टफोलियो हो जाता है ख़त्म। या बट फेलियर का रीज़न क्या रहता है? सबसे बड़ा तो मेरे को जो मैंने पढ़ा है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट रीज़न इज़ को फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट्स, कि भाई दो को फाउंडर्स है आपस में बन नहीं रही ये उनकी। कहाँ बड़ा आपने मतलब रिसर्च जो आई है फॉर्ब्स मैगजीन की, उसके अंदर ये आया था कि फॉर्ब्स ने जो सर्वे किया कितने स्टार्टअप्स फेल हुए, उसमें द टॉप रीज़न वाज कि को फाउंडर के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सबसे बड़ा होता है। उसके बाद टैम आ गया आपका, प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, टाइमिंग हो गया। बट मुझे आपसे समझना है, आपको क्या लगता है आफ्टर इंटरैक्टिंग विद सो मेनी कंपनीज, मेंटरिंग देम, व्हाट इज द टॉप मोस्ट रीजन व्हाई स्टार्टअप्स फेल? आई थिंक टाइमिंग। टाइमिंग एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसा है हम्म। अगर आज की डेट में फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट बिजनेस इज नॉट बैड बट इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव राइट करेक्ट। तो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू गो इन रेस्टोरेंट बिजनेस ऐसी क्लाउड किचन आप खोल लो आप बहुत अच्छा आप में स्किल है बट पैसा बना ही नहीं पाओगे यार कभी आप जितना मर्जी ट्राई कर लो क्यों अभी बहुत फिर इतने सारे highly खुल रहे हैं फिर भी? खुल रहे हैं बंद कितने हो रहे हैं हम्म। कितने क्लाउड किचन बना पा रहे हैं वैसे बहुत टफ हो गया तो आई थिंक वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप ऐसी मार्केट में जा रहे हो जहाँ पे बेसिकली ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो चुकी है और आप अनदर मी टू स्टार्टअप बना रहे हो तो उसका क्या पॉइंट है हम्म। तो टीम से भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस आइडिया पे काम कर रहे हैं इन अ वे एंटरप्रेन्योर तो इक्वली इंपॉर्टेंट आई थिंक टाइमिंग ऑफ द आइडिया व्हेन आई सेड टाइमिंग तो आइडिया एंड टाइमिंग दोनों को एक ही मान के चलता हूँ मैं अच्छा। आपका आइडिया तभी अच्छा है अगर आपका आइडिया थोड़ा यूनिक है अहेड ऑफ टाइम है राइट अदरवाइज अहेड ऑफ टाइम भी ना हो अलग हो किसी ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो ना की हो सॉल्व तो वो भी बेसिकली वो किसी ने वो बहुत सारी ऐसी भी प्रॉब्लम्स अभी आज की डेट में सॉल्व नहीं हुई हैं ज़रूरी नहीं हो अहेड ऑफ टाइम हो कोई एग्जांपल? कितनी चीज़ें देख लो आसपास कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा जो अभी सॉल्व नहीं है आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जिस मेरा बहुत मन है उस पर कोई स्टार्टअप करे या मैं खुद बनाऊँ किसी दिन स्मॉल बिजनेस से सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम से जो स्मॉल जो प्रॉब्लम हमें डे टू डे फेस होती है आई थिंक आपको भी फेस होती होगी अपने बिजनेस में कि हमारी एम्प्लॉय रिटेंशन नहीं है इतनी स्ट्रांग और आप किसी को ऑफर फ्लोट करते हो वो नेक्स्ट डे आप आया या नहीं आया कुछ नहीं कह सकते स्विगी जोमेटो पे आप हर बंदे को रेट करते हो रेस्टोरेंट को रेट करते हो कंपनीज ग्लास डोर पे रेट होती हैं गूगल पे रेट होती हैं बट एम्प्लॉयज़ को कौन रेट करता है जिससे कंपनी बनती है बिल्कुल। वो एथिकल नहीं है तो आप क्या कर लोगे वो आपका डेटा ले गया आपके सीक्रेट्स ले गया कॉम्पिटिटर के पास राइट तो आप क्या कर लोगे आप कहीं कुछ नहीं कर सकते ना हमारे यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क है बिल्कुल। ये प्रॉब्लम अभी तक किसी ने कोई सॉल्व नहीं कर पाया। मेरे फ्रेंड की रिक्रूटमेंट फर्म है इनफैक्ट, तो जो आप दर्द बता रहे हो अपना, वो उसका भी सेम दर्द है यार। हम लोग इतने ऑफर्स अरेंज करते हैं, इंटरव्यूज अरेंज करते हैं, लोग बेचारे जो कंपनीज में हायर करते हैं ऑफर फ्लोट करते हैं, सबसे बड़ा फिर वही प्रॉब्लम कि वो विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं। विंडो शॉपिंग कर रहे हैं आपको विंडो शॉपिंग एक पॉइंट है यार आपने सब कुछ आपकी खुद की जो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस है यार कि मैंने फॉर एग्जांपल आपने लीड जनरेट करे हो मुझे 3 बंदे चाहिए अगले 3 महीने में इसको केटर करने के लिए वो 3 बंदे आए नहीं वो आगे और 3-4 महीने लगे आपकी स्लो ग्रोथ रेट तो बिल्कुल हिट हो गया ना हाँ बिल्कुल। तो कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है मार्केट में मे बी आई थिंक बड़ी कंपनीज भी स्ट्रगल कर रही हैं इट्स नॉट कि छोटी कंपनी ही कर रही हैं बड़ी कंपनीज भी कर रही हैं स्ट्रगल सबके साथ है ये प्रॉब्लम। तो ऐसे बहुत आइडियाज हैं जो जिस पे अभी काम होना बाकी है और बताओ ना कुछ 2-3 आइडियाज, बिकॉज पीपल हु आर लिसनिंग टू इट सबको एक आइडिया लगेगा यार कि ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है और इस गैप कहाँ कहाँ पे देखा जा सकता है। क्योंकि ऐसे देखो तो सबको लगता है सब कुछ सॉल्व हो तो गया, बचा क्या है करने को। बट अगर आप रियलिटी देखो तो अभी भी इतने एरियाज है जहाँ पे काम किया जा सकता है। ऐसे अब आई थिंक चलो पहले इस पे आते हैं वापस। काफ़ी एरियाज हैं ऐसे तो आपको आइडियाज़ तो मैं 1000 देता हूँ बट उसका फायदा एग्जीक्यूशन में कोई बैठे और उसको सॉल्व करे इसकी बात करते हैं वापस। पहले सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जो आपने आइडिया बोला कि यार इसको अभी तो कोई सॉल्व नहीं कर पाया, या आई डोंट नो किसी ने अटेम्प्ट किया नहीं मे बी किया भी हो, आपको क्या लगता है इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? डू यू हैव एनी थॉट्स अराउंड सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम? मे बी एक सिंपल प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे एचआर कलीग्स मैनेजर्स रेट करें और रिव्यू डालें
और रिक्रूटमेंट फर्म्स अगर ये मेंशन करें कि इसने मेरे से ऑफर दिया बट इसने ज्वाइन नहीं किया, अगर वो बंदा 5 बार यही एक्टिविटी करे, उसका पैटर्न है, तो आप क्यों उस पर टाइम वेस्ट करोगे? तो एक सॉर्ट ऑफ स्कोर बना दिया जाए एक हर स्कोर बंदे बना का, दो, एक स्कोर बना दो हर बंदे जैसे का। क्रेडिट स्कोर होता है अपना अच्छा, बैंकिंग का। दूसरा प्रॉब्लम, उसके बाद एक और प्रॉब्लम आता है, जब बंदा ज्वाइन कर गया 3 महीने तो आपको पता नहीं परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, कि उसने जो इंटरव्यू में बोला वो ठीक है या नहीं है। फिर आप देखते हो कि वो परफॉर्मर है या नहीं है, उसका एटीट्यूड कैसा है। अब इसकी मार्किंग हो जाए कि यार ये परफॉर्मर ही रहे थ्रू आउट, राइट। अब फॉर एग्जांपल बड़ी फर्म्स हैं जैसे, अब वो ये देखेंगे यार जो कि क्राइटेरिया कई लोग कहेंगे सही नहीं है, बट आई थिंक बहुत ट्रायल एंड एरर के बाद बने क्राइटेरिया, वो देखते हैं 10th में कितना स्कोर है, हाँ 90%। अब तो पर कम होता जा रहा है ये धीरे धीरे। 12th में कितना है, अगेन 90%। प्लस उसके बाद आपकी डिग्री में CGPA कंसिस्टेंट रही है, ठीक है, तो इतना देखते हैं यार ये बंदा कंसिस्टेंटली काम करता है या नहीं करता। तो राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक हायरिंग क्राइटेरिया में वन ऑफ द पैरामीटर है जो मतलब कंसीडर कर सकते हो आप, कि यार अगर बंदा थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहा है, अपनी जॉब के लिए सीरियस रहा है, मतलब एग्जाम देना वो भी आपको पता ना, या तो आप ड्रॉप आउट कर लो यार, खत्म, मेरा पात ही कुछ और है। जब आप वहाँ पे हो तो उसको कर लो ना प्रॉपरली। बट जब आप हायरिंग करते हो आप क्या देखते हो क्वालिटीज? यार इतनी ना, टू बी ऑनेस्ट मैं ये बोलूँ कि मैं बहुत कुछ देखना चाहता हूँ, बट इतना टैलेंट ही नहीं है मार्केट में। आप और फिर आप अगर आप उसको ऑफर दो वो ज्वाइन कर ले, उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम है, तो आप वही नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, वो वाली बात है। क्या क्या फिल्टर लगाऊं मैं, उसके बाद कुछ बचना ही नहीं है। अगर बच गया फिर ज्वाइन नहीं करेगा, बहुत झंझट है। तो इस पे बट आप देखना क्या क्या चाहते हो वो पूछना है मुझे। यार देखना क्या क्या चाहता हूँ डिपेंड करता है प्रोफाइल क्या है। कोई एग्जांपल लेते हैं, आप मान लीजिए PHP का कोडर रखना चाहते हो, लेट्स से। यार मैं बेसिकली मैं तो ये देखना चाहूँगा यार कि उसका माइंड कितना शार्प है, ठीक है। मे बी मैं आई गिव हिम सम मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ओके। फिर मैं कोडिंग के टेस्ट लूँगा, फिर मैं इंटरनेट बंद करवा के टेस्ट लूँगा कि कहीं ChatGPT गिटहब से कॉपी ना करे, कि खुद एल्गोरिदम्स कुछ बना सकता है या नहीं बना सकता, डेटाबेस पे क्वेरीज लिख सकता है नहीं लिख सकता। फिर उसके बाद HR राउंड में अंडरस्टैंड करूँगा कि यार बेसिकली उसका एटीट्यूड कैसा है, कितनी कंपनी जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज करता है, स्टेबिलिटी कितनी है उसकी, और क्या कहते हैं अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कंपनी में तो क्या वीकेंड पे आ सकता है नहीं आ सकता, अवेलेबिलिटी क्या है उसकी? अवेलेबिलिटी क्या है, उसकी एफिलिएशन क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये सारे पैरामीटर मैं देखना चाहूँगा 10-12, अगर मेरे पास वो पूल हो, बट वो सबसे पूरे नहीं हो पाते। वो नहीं हो पाते। बट आपने ना बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताए हैं जो सब लोगों का आई थिंक सेम ही पैरामीटर है, मोर और लेस, बिकॉज whoever is in business they want to look at all these aspects, but they end up hiring somehow out of maybe 5, जो भी 2 या 3 मीट करते हैं उनको एटलीस्ट हायर कर लेते हैं, बिकॉज यू कांट हैव इट ऑल। आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कई बार तो मुझे ये लगता है कि बिजनेस सिचुएशन इतनी अर्जेंट है, मेरे को 10 पैरामीटर में अगर मैं वो कर रहा हूँ, असेस कर रहा हूँ, तो मैं 2 भी मिल जाते हैं मैं कर लेता हूँ। खुश हो जाते हैं कि चल ठीक है। खुश तो नहीं, मतलब उदास होके कि यार करना तो है ही है, कि आगे बढ़े कब तक फंसे रहेंगे इस चीज़ पे। ट्रेन कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, फिर आप अपने माइंड को ऐसे समझाते हो, राइट। बट अगेन कई एक बहुत बड़ी कंपनीज है, जैसे हर कोई एस्पायर करता है यार मेरे को गूगल में जाना है, करेक्ट। अमेजोन में काम कर रहे हैं, उनके पास वो बेसिकली फ्रीडम है कि वो 10-10 राउंड्स ले सकते हैं और वो अपना टैलेंट को बिल्कुल अच्छे से फिल्टर पाइपलाइन में रख सकते हैं 6-6 महीने। बट फॉर स्मॉल बिजनेसेस लाइक अस जो इतना बड़ा ब्रांड नहीं बना, तो हमारे लिए तो डे इन डे आउट स्ट्रगल है टू गेट गुड टैलेंट। थोड़ा सा स्टोरी में ना अब अश्नीर सर की बात करते हैं। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज, अब तो आप एक्टिवली उनके साथ मिलके क्रिक पे बना रहे हो। क्रिक पे एग्जैक्टली अभी किस स्टेज पे है? यार क्रिक पे अभी कंफ्यूज स्टेज पे है बिकॉज ऑफ GST रेगुलेशन। आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता कि हमारी सारी इंडस्ट्री इज इफेक्टेड बाय अब्रप्ट GST रूलिंग के 28%। आई थिंक जब हम इंडस्ट्री में आए थे तो अभी 2-3 महीने हुए थे और हमारा यूज़र बेस वॉज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, लाइक करेक्ट। कुछ 10-15 लाख ही यूजर्स आ गए थे स्टार्टिंग के 1-2 महीने में ही।
आई थिंक 3 मिलियन यूज़र हमने एक्वायर कर लिए थे इन 3 अच्छा। मंथ्स। एंड दैट टू एट अ वेरी लेस कॉस्ट बिकॉज असनील सर की खुद की फॉलोइंग इतनी मैसिव थी, उसकी वजह से बहुत एक्विजिशन हो गया था। एक्विजिशन काफ़ी मिल गया था हमें। तो बेसिकली हमें जो फर्स्ट हिट आया कि हमारे आते ही 3 महीने में एक TDS 30%, उसकी इतनी न्यूज़ नहीं बनी, बट एक TDS की रेगुलेशन भी है कि 30% TDS डिडक्ट होगा ऑन द विनिंग्स। अच्छा, मतलब अगर मैंने 1,000 रुपये जीते तो 300 रुपये कट के मुझे 700 मिलेंगे। 700 मिलेंगे। ठीक है। ठीक है, तो उससे यूज़र बेस अक्रॉस ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ। उसमें यूज़र्स काफ़ी फ्रस्ट्रेट होने लगे कि आप क्यों काट रहे हो हमारे पहले पैसे। TDS 0 था इससे पहले? पहले आई थिंक वो बाद में अपने ही कैलकुलेशन होती थी उनकी, अच्छा, जब वो अपनी विनिंग लेके जाते थे अपनी ही वो फाइलिंग करते अपने थे। एंड पे फाइलिंग करो, जो भी करो, आपके एंड पे कटता नहीं था कुछ। ओके। तो ये 30% TDS आया। एंड अगेन अभी इससे ही सारी इंडस्ट्री समझने की कोशिश कर रही थी, मैनूवर करने की कोशिश कर रही थी, वही 28% GST आ गया। अच्छा। एंड उसके बाद तो बेसिकली पहले अगर आप पहले कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट देख लो, ड्रीम 11 से लेके जितने भी फैंटेसी स्पोर्ट्स वाले ने सब ने स्लॉट्स लिए हुए थे। बट इस टाइम वर्ल्ड कप में एक भी स्लॉट फैंटेसी में से किसी का भी नहीं था एडवर्टीजमेंट के लिए। एक भी स्लॉट, मतलब कितना बड़ा हिट है इंडस्ट्री की और कितनी जॉब्स गई हैं। 2-3 कंपनीज बंद हो चुकी हैं फैंटेसी में। तो आई थिंक वेरी टफ टाइम फॉर द होल इंडस्ट्री। नाउ वी आर थर्ड यूनिकॉर्न वाज सपोज टू बी नॉट ओनली क्रिक पे, मतलब हमने और भी प्रोडक्ट्स बनाने थे। अच्छा। हमारा जो पहला प्रोडक्ट हमने जो लॉन्च करना था वो बिल्कुल ही कुछ और था, बट वो हम अब लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, है क्या वो? बताओगे नहीं अभी ऑब्वियसली। नहीं बता सकते, बट हाँ, बट वो हमारी एस्पिरेशन थी, हमने उसे पहले लॉन्च करना है। क्रिक पे तो बाद में हमने सोचा, उसमें अगेन कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस थे, इजी नहीं था उस टाइम पे लॉन्च करना, बट अब थोड़ा सा ईज आउट हुए हैं तो हम लॉन्च कर पाएंगे। बट या आई थिंक इन थर्ड यूनिकॉर्न मैंने तो गवर्नमेंट रेगुलेशन से बिजनेस फर्स्ट आइडिया को ड्रॉप होते देखा है, सेकंड आइडिया पे पूरी इंडस्ट्री की ऐसी तैसी होते देखा है। तो मेरे लिए काफ़ी नई लर्निंग है यार कि आप गवर्नमेंट इतनी अब्रप्ट होकर पूरी इंडस्ट्री अभी वो भी तो हुआ ना, पेटीएम बैंक का, देखा हो आपने? RBI का जो यार, मतलब वो तो बहुत ही बुरा हाल हो बहुत गया बुरा हाल पेटीएम हो गया। का। 20% शेयर डाउन हो गए एक ही दिन में। आई थिंक दूसरे दिन भी 20% हुए हैं। मतलब इन्वेस्टर की तो 50% वेल्थ खत्म हो गई। तो आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए इस चीज़ पे कि यार एक जो बेसिकली मतलब जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बिल्कुल एम्पैथी नहीं है बिजनेसमैन के लिए। उनको लगता है जो पैसा कमा रहे हैं वो गलत लोग हैं, विच इज़ रॉन्ग, राइट। मतलब हम दिन रात मान लो जो फंडिंग रेज कर रहे हैं वो नेगेटिव में अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? एम्प्लॉयज़ में जा रहा है या कस्टमर को जा रहा है? इकोनॉमी में तो जा रहा है। इकोनॉमी में जा रहा है, जेब में तो कोई नहीं लेके जा रहा। एंटरप्रेन्योर मेजरली अगर 100 एंटरप्रेन्योर्स हम एनालाइज करें, अगर उन्होंने 20 बिलियन की कंपनी बनाई है, 10 की बनाई है और बिलियंस रेस किए हैं, उनकी खुद के जो घर में पैसा गया है वो मस्ट बी इन ट्यून ऑफ 100 200 300 500 करोड़ मैक्स। बिल्कुल। बट 20-50 हज़ार करोड़ तो इकोनॉमी में ही गया है, उसको कोई नहीं देख रहा। हाँ, बट ये और भी तो चल रहा है ना आजकल कि टैक्स द रिच। जितने भी रिच हैं उनका सरचार्ज देखा जाए तो 10%, 20%, 30% के ऊपर आप देखो तो 5% आ गया 50 लाख पे, फिर उसके ऊपर 10% आ गया सरचार्ज। और तो ये ऑलरेडी ट्रेंड है। और यूएस में तो अभी पीछे इलॉन मस्क के साथ भी हुआ कि उसको भी शेयर्स जो पुराने जो नहीं भी बिके थे, जिसमें एग्जिट नहीं लिया, उसके भी उसको वापस देने पड़े पैसे। डिड यू सॉ दैट? आपने देखा वो न्यूज़? नहीं, अभी मैं वो देख रहा था कि उसका केस में रूलिंग आई है हाँ, कि डेलावेयर में उसने बोला उसका जो पे स्केल है वो बहुत एक्सेसिव है और नहीं होना चाहिए उतना। नहीं होना चाहिए, तो वो फेयर नहीं है। तो लोग तो अभी निखिल कामत को भी बोलते हैं ना कि वो 100 करोड़ सैलरी क्यों ले रहा है। उसकी कंपनी उसका पैसा वो जितनी मर्जी ले। वही तो प्रॉब्लम समझ नहीं आती मुझे। बूटस्ट्रैप करके उसने कंपनी बनाई किसी है। का बाहर का पैसा तो लिया हाँ, खुद की पैसों से खुद की कंपनी बनाई है, तो जितने मर्जी ले वो। बट प्रॉब्लम ही समझ नहीं आती मुझे क्या है भाई लोगों में ये। मतलब उसने जीरो इतने इन्वेस्टर्स के लिए जीरो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया, वो नहीं देखा कि कितने पैसे बचे। अब वो एक बंदे के पास कितने पैसे हैं वो सब देखोगे तो डजंट मेक एनी सेंस। तो फिर अभी क्रिप्टो में अभी आपने बोला यार गवर्नमेंट का ये सब प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी आपका थॉट प्रोसेस क्या है? इसको कंटिन्यू करोगे? क्या प्लान है उसका?
अभी एनालाइज कर रहे हैं यार, कभी बिजनेस में ऐसा भी हो जाना चाहिए कि अपना एक स्टेप बैक करके वॉच करो कहाँ जा रही है इंडस्ट्री। हर टाइम हसल मोड में नहीं रहना चाहिए एक आइडिया के पीछे जब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो वी आर जस्ट स्टेपिंग बैक एंड एक्चुअली लुकिंग एट वेयर द इंडस्ट्री इज गोइंग एंड विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। थर्ड यूनिकॉर्न की जो टीम है कोड ब्रू से बिल्कुल अलग है या इट्स अ पार्ट ऑफ मिक्स एंड मैच? नहीं, बिल्कुल अलग। बिल्कुल सेपरेट टीम है। अच्छा, हाउ इज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद अश्नीर सर? How is my experience? I think experience has been phenomenal. काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जैसे? काफ़ी जैसे एवरीथिंग यार, आई मीन हाउ यू शुड ऑपरेट, हाउ यू शुड लुक एट आइडिया, कंज्यूमर्स, एवरीथिंग, एवरी स्मॉल डिटेल। मतलब आप इतने ऐसे इंसान से तो आप मतलब डे इन डे आउट हर चीज़ में सीखोगे यार। मतलब छोटी से छोटी हायरिंग से लेके फायरिंग से लेके कैसे कैसे कंपनी चलानी है, क्या क्या पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी है, कंज्यूमर को कैसे समझना है। तो एवरीथिंग यार, एवरी डे इज़ अ लर्निंग कर्व फॉर मी। बट आपका एक थॉट प्रोसेस शुरू से रहा होगा कोड ब्रू बनाते टाइम, राइट? एक हर एक इंसान की एक स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन होती है या डिसीजन मेकिंग की एक स्पीड होती है, राइट? उनके आने से कोई ऐसा एरिया जो इसमें आपका सबसे मेजर इम्पैक्ट या चेंज हुआ हो, यार मैं पहले ऐसे करता था बट उनके साथ काम करने के बाद बहुत ये वाला चीज़ तो मैंने बहुत फास्ट कर लिया या बहुत स्लो कर लिया? एनी स्पेसिफिक एरियाज? यार आई थिंक उनकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी क्विक और मतलब एक होता है ना कि आप एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ पर्सन, आप आज एक डिसीजन ले रहे हो, फिर उसको लुक बैक करते हो कि मैंने ठीक लिया या नहीं लिया, फिर थोड़ा सा कई बार चेंज भी कर लेते हो। तो उनका स्टाइल ये है कि एक बार लिया, फिर वो ले लिया, क्लोज हो गया, वो आगे बढ़ गए, उस पर थिंक बैक कभी नहीं किया कि अच्छा, सही है गलत है, जो है ले लिया। वो बाद में देखा जाएगा। बाद में मतलब बहुत ही ऐसे अब्रप्ट डिसीजंस नहीं होते, मतलब जो भी लिया है, चाहे आप पाथ ए पकड़ा या बी पकड़ा, अब जो भी बात पकड़ा उसके ऊपर तुम स्टिक हो, एग्जीक्यूट करो बस एग्जीक्यूट करो। अब इतना वेवरिंग वो माइंड ना रखो। तो आई थिंक वो मुझे क्वालिटी काफ़ी, मैंने आई थिंक वो अडॉप्ट करने की कोशिश की है, नॉट ओनली इन माई बिजनेस बट इन लाइफ, राइट? मतलब आप, वो एक पर्सनैलिटी का ही पार्ट होता है। करेक्ट। तो आई थिंक दैट इज़ द वन की, आई थिंक जो मेरे को एक उनमें जो क्वालिटी दिखी है, दैट आई हैव ट्राई टू अडॉप्ट। बट ईगो बैटल होता है कभी, जैसे यार इतना बड़ा बंदा हो गया, अब तो इन्फ्लुएंसर भी बन चुके हैं इतने बड़े वो। हाँ, तो ईगो बैटल बराबर के लोगों में होती है ना। हाँ देखो टू बी ऑनेस्ट यही है कि ईगो वहाँ क्लैश होती है जब दो, एक मतलब एक म्यान, वो क्या दो saying है? तलवारें नहीं एक रह सकती। म्यान, हाँ। हाँ, तो आई थिंक फॉर मी ही इज़ माई मेंटोर, ही इज़ माई टीचर। तो उनके साथ कौन सी ईगो या कुछ, देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ ईगो क्लैश। हाँ, अगर मेरे को उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ आएगा देन आई विल टेल हिम कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही, कैसे वर्कआउट करेगी। इधर ही विल एक्सप्लेन मी कैसे वर्कआउट करेगी, इधर आई विल पुट माई केस, ये कैसे वर्क नहीं होगी। बट इसमें ईगो का तो कोई मतलब पॉइंट ही नहीं है ना। मतलब ईगो मैं किसके साथ रखूँगा? हाँ। इतने अकम्प्लिश इंसान के साथ तुम ईगो कैसे रख के क्या करोगे? बट फिर भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार मैं बोलूँ कैसे, या स्टार्टिंग में होता था अब नहीं होता, कंफर्ट लेवल इंक्रीज हो गया मे बी, या शुरू से ही एकदम ही वॉज वेरी ओपन मेकिंग यू वेरी कंफर्टेबल कि यार जो बोलना है बोल बिंदास होके? हाँ, आई थिंक यार आप कितने, मतलब अगर आपने काम करना है तो आप, जो एक सेलिब्रिटी ऑरा होता है, फॉर एग्जांपल टुमारो आपका कोई भाई या आपका कोई फैमिली मेम्बर बहुत बड़ा स्टार हो जाए, ठीक है, तो आपके लिए तो वो सेम रहता है, राइट? करेक्ट। कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं। तो लाइकवाइज अगर आप किसी सेलिब्रिटी के साथ डे इन डे आउट काम करोगे, दूसरे तीसरे चौथे दिन में वो वेयर आउट हो जाता है। फिर आप नॉर्मल इंटरेक्शन करने लग जाते हो। तो आई थिंक वो एक फेज़ होता है फॉर अ वीक और टू, वो वेयर आउट हो जाता है। फिर उसमें जब कनेक्शन बन जाता है एक डीपर लेवल का, तो आई थिंक ये चीज़ें मैटर नहीं करती। ओके। बट मतलब आज भी आई लुक एट हिम एज माई मेंटोर। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ बड़ी, सिर्फ ये नहीं कि क्रिक पे या थर्ड यूनिकॉर्न, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के बारे में उनके पास बहुत नॉलेज है। तो वी इंटरेक्ट एट एवरी लेवल, इवन पर्सनल लाइफ
की भी अगर कोई सजेशन चाहिए होती है वहाँ पे भी। How much time do you generally spend with him, like on a weekly basis, monthly basis? जितना भी टाइम मतलब उसमें कोई मतलब इंटरेक्शन होती रहती मतलब वो है तो ऑन अ रेगुलर बेसिस? उसमें कोई कैपिंग थोड़ा ना नहीं नहीं, मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज ही इज ऑब्वियसली ऑक्यूपाइड विद सो मेनी अदर थिंग्स. इज ही वर्किंग दिस एज अ नहीं फुल टाइम फुल थिंग? टाइम ओनली, वी आर बोथ वर्किंग एज फुल टाइम। ओके ओके. आपने बहुत कुछ कर लिया, 100 करोड़ की कंपनी बना ली एक, कोड ब्रू लैब्स. अब और इतनी बड़ी कंपनी बना रहे हो, क्रिक पे हो गया, थर्ड यूनिकॉर्न हो गया. बट सारा दिन आप एग्जैक्टली करते क्या हो? वेयर डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम? यार फर्स्ट आई स्टार्ट माई डे विद वर्कआउट। वो मैं मिस नहीं करता हूँ। आई थिंक काफ़ी 5 साल 7 साल हो गए Okay. तो वो मिस आउट नहीं करता हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया है बेसिकली मेडिटेशन करना, तो वो एक हैबिट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। फायदा हुआ? डेफिनेटली। क्या फायदा होता है? रणवीर वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, वो नहीं पूछूंगा कि कैसा डेथ के feel बारे में होता है? सोचते हो क्या? नहीं, आई थिंक यार आप काम हो जाते हो, काफ़ी काम हो जाते हो लाइफ में, और आप सारा टाइम फालतू नहीं सोचते। ये एक जो माइंड सोचता रहता ना, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी इधर कभी उधर, वो थोड़ा सा प्रेजेंट में रहने की कोशिश करता है। ओके या ओके. और क्या करते हो उसके अलावा? उसके अलावा फिर बस काम। मंडे टू फ्राइडे वर्किंग है आपका या तो सैटरडे संडे भी चलता है। सैटरडे संडे भी चलता है? उसके अलावा काम, अपना कोड ब्रू भी है, मतलब वो मोरलेस ऑटोमेटेड है, बट थर्ड यूनिकॉर्न, तो 2 कंपनीज हैं कहीं ना कहीं, तो 2 बेबीज हैं, तो उसी में काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है। बट काम तो है, अब तो वो पार्ट है, लाइफ है, 2 बेबीज है. उसके अलावा कुछ करने का मन करता है? जैसे मेडिटेशन, वर्कआउट इज समथिंग दैट डिफाइंस योर पर्सनालिटी नाउ. व्हाट एल्स डू यू लुक अप कि यार वीकेंड आएगा तो ये करूँगा? कुछ ऐसा कुछ होता है? यार बेसिकली अभी मेरे को थोड़ा दोस्तों के साथ चिल करना अच्छा लगता है, तो वही एक चीज़ को लुक फॉरवर्ड करता हूँ आफ्टर ऑफिस या ओवर द वीकेंड, दोस्तों के साथ बैठना। आई थिंक अच्छा. वो, हाँ बस यही आई थिंक लुक फॉरवर्ड इसी चीज़ को करता हूँ। बाकी आई 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 बिलीव फाउंडर्स और सारे एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी हसल मोड में चले जाते हैं, बट एक ना बैलेंस बनाना या कुछ और एक्सप्लोर करना जिसका कोई ROI ना हो, कोई हॉबीज़ बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये मुझे अब जाके रियलाइज़ हो रहा है, बट ये आई थिंक ये मुझे बहुत 5-6 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था। आई थिंक हसल 2-3-4 साल से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दैट्स माई एडवाइस, मतलब बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट सक्सेस ना, मतलब कि उस, अब फॉर एग्जांपल निखिल कामत, मैं तो आसपास के, क्योंकि अब मेरा सर्कल थोड़ा सा उस टाइप का है जिसमें थोड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आ गए हैं, तो मैं ये देखता हूँ यार कि ये एंटरप्रेन्योर ए कह रहा है एंटरप्रेन्योर बी बहुत बड़ा कर रहा है, और एंटरप्रेन्योर ए खुद 500 करोड़ कर रहा है, एंटरप्रेन्योर बी कर रहा है 1000 करोड़, वो कह रहा है यार ये 7000 करोड़ कर रहा है, ठीक है 7000 करोड़ कर रहा है, वो सोच रहा है यार पेटीएम $10 बिलियन की है, ये जोमेटो, तो मतलब वो नंबर गेम खत्म ही नहीं हो रहा है खत्म ही नहीं यार। होगा कभी. मैं सोच रहा हूँ ये कब खत्म होगा। हाँ, ये तो मतलब एंडलेस है, इन्फिनिटी तक जाते हैं, करेक्ट. तो ये कभी तो रुकना पड़ेगा ना। तो आई थिंक वो ओवरऑल मेरे हिसाब से आप सही में सक्सेसफुल तब हो लाइफ में जब फॉर एग्जांपल आपको काम करने में मज़ा आता है, आप फाइनेंशियली फ्री हो, आपको कोई ये नहीं है यार बोझ नहीं है मुझे कहीं किसी की उधारी देनी है, या आप कुछ, अगर आपको कुछ बेसिक कुछ मन है आप ले नहीं पा रहे हो, वो प्रॉब्लम है। अदरवाइज एक लेवल के बाद आप पैसे का ना वो ख़त्म हो जाता है मीनिंग, आप कितना खर्च कर लोगे 1 महीने में, बिल्कुल. राइट। और फिर आपका बेसिकली आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट. ऐसे बहुत एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, बहुत किसी का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, मैंने किसी 30-40 ईयर्स ऐसे भी देखे हैं जिनको स्टंट डल रहे हैं। अच्छा. तो उसका क्या फ़ायदा? सही बात है. रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है। आप यूनिकॉर्न फाउंडर्स की लिस्ट निकालो, कितने फाउंडर्स के डाइवोर्स हो चुके हैं, बिल्कुल. राइट। करेक्ट. उसका क्या पॉइंट है? आपकी रिलेशनशिप सॉर्टेड नहीं है, एंड फ्रेंड्स सर्कल किसी का नहीं है, तो आई थिंक ये हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं है। तो आप किस हॉबी पे काम कर रहे हो अभी? यार थोड़ा आई थिंक आई एम गेटिंग इनटू स्पोर्ट्स, थोड़ा क्रिकेट, गोल्फ, टेबल टेनिस, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया हुआ है, बट अभी कोई मैं रेगुलर नहीं हुआ हूँ, बट माई
आई थिंक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर मेरा एम्बिशन इज़ नॉट कि मुझे कंपनी के नंबर बड़े करने हैं, बट कि अपना एक टाइम निकाल के एक हॉबी ज़रूर फॉलो करनी है. और मैंने सुना पॉडकास्टिंग में भी जा रहे हो. दैट इज़ अगेन हॉबी. तो वही पूछना चाह रहा हूँ, वाई पॉडकास्टिंग एज अ एनीथिंग, क्यों कर रहे हो पॉडकास्टिंग? यार आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो समवंस बिलीव सिस्टम कैसा है, वो कैसे बिजनेस को देखते हैं. बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर अगर मैं खुद देखूँ ना, मेरे पास पहले अश्नीर से पहले मेरे पास कुछ था नहीं 7-8 साल लर्न करने के लिए, राइट. आप पॉडकास्ट देख लोगे, ये सारी चीज़ें देख लोगे, बट अगर आप एक एंटरप्रेन्योर के साथ सामने बैठते हो ना, पॉडकास्ट वगैरह पे क्या होता है बेसिकली, एक पॉडकास्ट पे तो आपने बात कर ली, यार तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तूने जैसे आपने मुझसे पूछा 100 करोड़ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे कर लिया. बट जैसे ही ये बंद होता है, कैमरा बंद होते हैं, उसके बाद आप एंटरप्रेन्योर के साथ जब बाहर जाते हो तो रियल चीज़ें पता लगती है, यार उसका स्ट्रगल क्या है, कि उसने क्या स्ट्रगल किया है, कि वो कोप अप कैसे करता है. क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में स्ट्रगल का फेज ज़्यादा होता है, चाहे वो सक्सेसफुल भी है. बिल्कुल. हाईज कम आते हैं, हाईज कम आते हैं, लोज ज़्यादा रहते हैं. करेक्ट. तो आई थिंक यू गेट टू नो पीपल कि वो कैसे कोप अप कर रहे हैं सिचुएशंस को, कैसे स्ट्रैटेजिकली मतलब कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं. वो आई थिंक ऑफ कैमरा के लिए मैं ऑन कैमरा जाता हूँ. अब ना आपसे ना कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट से जो माइंड में आए वो आपको आंसर्स देना, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चन हमारे कम्युनिटी वगैरह वाले भी भेजते हैं कि यार ये पूछना उनसे जब वो आएंगे. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. दोनों में से आपको एक चीज़ चूज़ करनी है, कोल्ड कॉलिंग या कोल्ड ईमेलिंग? कोल्ड कॉलिंग. कोल्ड कॉलिंग. अगर आप फाउंडर ना होते तो क्या होते? डायरेक्टर. डायरेक्टर? फिल्म डायरेक्टर? हाँ. क्यों? आई डोंट नो, मेरा आई थिंक वो सेकंड सपना था अगर मैं यहाँ अच्छा. जाना करता. तो मतलब कोई स्पेसिफिक डायरेक्टर है फेवरेट, किसी की मूवीज अच्छी लगती है? इम्तियाज अली. इम्तियाज अली, हाँ, नाइस. फेम, मनी या पावर? पावर. पावर. ओके. इनविजिबिलिटी या माइंड रीडिंग? इनविजिबिलिटी. इनविजिबिलिटी. अगर कोई दो फाउंडर्स आइलैंड पे आपके साथ स्टक हो जाएं, वो दो फाउंडर आप कौन चाहोगे? दीपिंदर गोयल एंड इलॉन मस्क. इलॉन मस्क. अश्नीर सर का नाम नहीं लिया, देखो वो तो रोज इंटरेक्शन होती है ना. ओके. स्ट्रीट स्मार्ट और बुक स्मार्ट? स्ट्रीट स्मार्ट. स्ट्रीट स्मार्ट. योर गोल्डन रूल टू स्टे अहेड इन लाइफ और इन कॉम्पिटिशन व्हाटएवर? आई थिंक स्टे इन एक्सपेरिमेंटेशन मोड ऑलवेज. फेवरेट यूट्यूबर? फेवरेट यूट्यूबर आई थिंक संदीप महेश्वरी. संदीप महेश्वरी. ओके. हाउ डू यू स्पेंड योर मनी? How do I spend my money? By investing in businesses. Okay. Startups mostly. And Any kind of business. Yeah. One thing you regret in life? One thing I regret in life? I don't think so. No regrets? No regrets. अच्छा. Okay. Cool. ठीक है. Amazing. Thank you so much.